अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास के स्टूडेंट्स, आपका फिर एक बार खैर मकदम है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज के बारे में। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जो मिनरल्स हैं वो हमें बहुत सारे कामों में हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे कामों में हमें काम आता है। उनमें से इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो हैं वो है हमारे लिए, जो हम फ्यूल के लिए मिनरल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम और कोल वगैरह हैं। या हम फायरवुड भी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उनसे हम एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फायरवुड, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम वगैरह कन्वेंशनल पावर के रिसोर्सेज हैं। तो इनको इस्तेमाल करके एक तो ये होता है कि हमारे रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, क्योंकि ये रिसोर्सेज जो है एग्जॉस्टिबल हैं और नॉन रिन्यूएबल हैं, तो हमें डर है कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इनसे पोल्यूशन ज़्यादा होता है और ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती है। क्लाइमेट चेंज पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से गर्मी बढ़ जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अभी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। नॉन कन्वेंशनल में सबसे मशहूर एनर्जी रिसोर्स है वो है हाइडल पावर। हाइडल पावर क्या होती है, यानी पानी से बिजली पैदा करना। तो क्या करते हैं, रेन वाटर और रिवर वाटर stored in dams is made to fall from heights. The falling water flows through pipe inside the dam over the turbine blades. Place it at the bottom of the dam. The moving blades then turn the generator to produce electricity. This is called hydroelectricity. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपके घर में होंडा जनरेटर है तो उसमें क्या होता है, एक इंजन जो है, एक मोटर जो है वो घूमती है, ठीक है ना। मोटर को कौन सा क्या चीज़ घुमाती है, एक इंजन होती है जो पेट्रोल से चलती है, वो घूमती है। तो उसमें से वो मोटर घूमने की वजह से उसमें से बिजली पैदा हो जाती है। जब मोटर घूमती है तो उससे बिजली पैदा हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से हाइडल प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या होता है कि किसी जगह पानी को जमा किया जाता है। जैसे हम अपनी मिसाल ले लें छुतुक हाइडल प्रोजेक्ट की, तो वहाँ आप देखें सर्च में पानी को डैम लगाकर जमा किया गया है, तो वहाँ से टनल के ज़रिए छुतुक लाया गया है। तो छुतुक में क्या है, ऊपर हाइट से पानी को 3 पाइप्स के ज़रिए नीचे गिराया जा रहा है और 3 पाइप्स के सिरों पर टरबाइन्स हैं। टरबाइन जो है ना, स्क्रूबू है ना, पंखे जैसे हैं, जिनके ऊपर पानी पड़ने की वजह से वो पंखे घूम जाते हैं, वो टरबाइन्स घूमते हैं। और जब टरबाइन्स घूमते हैं तो ऊपर उसके जो बड़े बड़े मोटर्स लगे हैं उसमें से बिजली पैदा हो जाती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइडल पावर, ठीक है। तो उसके बाद जो वाटर डिस्चार्ज हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के बाद, वो इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ओके। तो 1/4 of the world's electricity is produced by hydel power. The leading producer of hydel power in the world are Paraguay, Norway, Brazil and China. ये बड़े बड़े हाइडल प्रोजेक्ट्स वाले कंट्रीज हैं, ठीक है। तो हमारे इंडिया में बड़े हाइडल प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, बाकरा नंगल है, गांधी सागर है, नागार्जुना है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स है। तो हमारे यहाँ एरस्टवाइल जे.एंड.के स्टेट में आप कह सकते हैं, अभी तो जम्मू कश्मीर यूटी बन गया, तो वहाँ पर सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट, उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, हमारे यहाँ लद्दाख में 2 प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं। 45 एंड 44 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। छुतुक हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो 44 मेगावाट बिजली पैदा करती है, और तकना जो सिंगमो बसगो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो 45 मेगावाट बिजली पैदा करती है, ठीक है। लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर में जो लगे हैं वुडी पावर प्रोजेक्ट या सलाल वगैरह हैं, वो 200 और 450 के आसपास मेगावाट के आसपास बिजली पैदा करते हैं, ओके। तो अच्छा, और क्या है, और नॉन कन्वेंशनल क्या है, जब फॉसिल फ्यूल पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, हर तरीके से हर किस्म की एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए, पैदा करने के लिए हम फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फॉसिल फ्यूल के जो ज़खायर हैं, जो उनके रिसोर्सेज हैं वो कम हो रहे हैं, ठीक है। और उससे क्या हो जाता है, उनके रिजर्व्स जो है वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी हो रहा है। तो इसलिए हम और भी कई किस्म के नॉन कन्वेंशनल यानी गैर रिवायती, यानी जो हम आज तक नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, इस तरह के
जो है एनर्जी रिसोर्स के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, उनमें से एक मशहूर ये एनर्जी रिसोर्स है वो सोलर एनर्जी का है, यानी सूरज की रोशनी से एनर्जी हासिल करके। हमारे घरों के छतों के ऊपर बहुत सारे लोगों के होंगे अभी सोलर फोटोवोल्टाइक प्लेट्स हैं, उससे हम घर में बैटरियां चार्ज करते हैं और उससे बिजली बनती है। ये आप लोगों को मालूम है। हमारे यहाँ लद्दाख में रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी एजेंसी है, और इसी तरह से करगिल रिन्यूएबल डेवलपमेंट एनर्जी एजेंसी है, करेडा और लरेडा। तो ये दोनों जो है सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा हार्नेस करने और सोलर एनर्जी से बिजली पैदा करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह की कोशिशों में हमारे यहाँ बहुत सारे गाँव में 2 मेगावाट, 1.5 मेगावाट, 1 मेगावाट के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स वो लोग लगाते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे यहाँ देखें बहुत सारे कॉरपोरेट्स में, जैसे बैंक्स में आपने देखे होंगे, कुछ ऑफिसेज में या हायर सेकेंडरीज में आप देख लें, वहाँ पे बहुत सारे प्लेट्स लगा के 1/2 मेगावाट या 1 मेगावाट की बिजली वहाँ पे पैदा की जाती है। ठीक है, सोलर पैनल्स के ज़रिए से। ओके, तो यहाँ पे कहा जाता है हमारे यहाँ लद्दाख में क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा खिल के निकलती है और यहाँ पर आसमान जो है, आसमान पर बादल बहुत कम रहता है, तो इस वजह से यहाँ पर सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे स्कोप है। तो आगे के सालों में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी यहाँ पर हार्नेस की जाएगी। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा एक और एनर्जी रिसोर्स है जो हमारे यहाँ लद्दाख में जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वो है विंड एनर्जी। यहाँ पे लद्दाख में आप देखें माउंटेन पासेस पर ला सकेगा लुंग मामोडुलेंदुक चिंदे, तो इससे क्या हो जाता है, ये विंड जो है ये एक इन एग्जॉस्टेबल, एक अनलिमिटेड जो है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। विंड तो चलती ही रहती है, तो इसको भी हार्नेस किया जाता है विंड टर्बाइंस लगाकर। लुई कसकोर भी पंखा या स्क्रूबूतांसना वहाँ से एनर्जी जनरेट की जाती है, उनको हम विंड मिल कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ लद्दाख में इसकी भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हमारे हिंदुस्तान में कोस्टल रीजन्स में, क्योंकि वहाँ समंदर के किनारे जो इलाके हैं वहाँ पर हवाएं चलती रहती है। समंदर की तरफ से दिन को समंदर की तरफ से खुश्की की तरफ हवा चलती है और रात को खुश्की की तरफ से समंदर की तरफ हवा चलती है। तो ये हवा का फ्लो जो है 24 घंटे चालू रहता है कोस्टल एरियाज़ में। ओके, तो उन हवाओं के ज़रिए से भी बिजली पैदा की जा रही है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं है। ओके, अच्छा, उतने ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ लद्दाख में एक और एनर्जी की बात हो रही है, वो है जियोथर्मल पावर। जियोथर्मल पावर क्या होती है? अगर आप लोगों ने सुना होगा कि लेह से कोई 100 किलोमीटर के आसपास दूर छुमाथांग का नाम का एक जगह है, और उससे आगे पुगा वैली है। वहाँ पर क्या होता है, ज़मीन के नीचे वॉल्केनिक इरेप्शंस है, ज़मीन के नीचे वॉल्केनो है शायद, तो इस वजह से वहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स है, गर्म पानी जो है वहाँ पर निकलता है। तो उस गर्म पानी से वहाँ पे भाप उठती है, वाटर वेपर्स उठते हैं, बहुत स्टीम उठते हैं, आप यूँ कहें, वाटर वेपर्स नहीं कहेंगे हम, स्टीम उठती है। ठीक है, उस स्टीम के ज़रिए से बिजली पैदा करने की भी बात की जा रही है, और कहा जाता है कि अगर उस एनर्जी को हार्नेस किया जाए तो 1000 से 2000 के आसपास, 1000 से 2000 मेगावाट के आसपास बिजली बनाई जा सकती है, ऐसा सुनने में आया है, अखबारों में आया है। अब देखते हैं आगे क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, एक और पावर सोर्स है, दैट इज़ न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर जो है वो न्यूक्लियर जो एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, उनके ज़रिए से पावर जनरेट किया जाता है। ओके, तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको छोटे छोटे सेल्स बनाए जाते हैं, जिस तरह हमारे टॉर्च की सेल होते हैं ना, इस तरह के बड़े बड़े कुछ सेल बनाए जाते हैं, और उनके ज़रिए से वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उसमें से रेडिएशन निकलता रहता है। जब रेडिएशन निकलता है तो हीट बनती है, तो उस हीट से पानी गर्म किया जाता है, और उससे जो स्टीम बनती है उससे
बिजली जनरेट की जाती है, ठीक है। तो दुनिया के बड़े कंट्रीज़ जो न्यूक्लियर पावर से एनर्जी जनरेट करते हैं उनमें यूएसए है, यूरोप वगैरह के कंट्रीज़ हैं, रशिया वगैरह हैं। इंडिया में राजस्थान और झारखंड में कहते हैं यूरेनियम के बड़े डिपॉजिट्स हैं। और थोरियम कहाँ पाया जाता है? मोनोज़ाइट सेंट्स, केरला के मोनोज़ाइट सेंट्स में पाया जाता है। तो इंडिया में कालापक्कम तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और तारापुर है महाराष्ट्र में, और राणा प्रताप सागर कोटा राजस्थान के नज़दीक है, और नरोरा उत्तर प्रदेश और कायगा कर्नाटका में यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए गए हैं। ओके। तो यूरेनियम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हमारे लद्दाख में, यहाँ के पहाड़ियों में यूरेनियम के काफ़ी डिपॉजिट्स पाए गए हैं। ओके। अच्छा, अभी हम जियोथर्मल एनर्जी की हम बात कर रहे थे ना, यहाँ पे ये बात आ गई, देखो, हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। तो जो टेम्परेचर जो है ज़मीन के नीचे जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होती है, और जितना ज़्यादा हम नीचे जाएं उतना ज़्यादा वो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो कभी कभी ये हीट एनर्जी जो है वो सरफेस पर आ जाता है हॉट स्प्रिंग्स की सूरत में। तो इस एनर्जी को भी पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कहाँ कहाँ है? यूएसए में इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट है। उसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका, जहाँ जहाँ पर ये जो हॉट स्प्रिंग्स है वहाँ वहाँ पर ये बनाया जाता है। ओके। गार गार छुरोनी उतना दुनिया नुना बिंचा, ठीक है। यहाँ पे आइसलैंड वगैरह में जो हॉट स्प्रिंग्स है दे आर कॉल्ड गीजर्स। ओके। बहुत ज़्यादा ऊपर वो फवारे की शक्ल में गर्म पानी उठता रहता है, ठीक है। इंडिया में कहाँ पर है? मानिका रन हिमाचल प्रदेश में है, और पुगा वैली ऑफ यूटी लद्दाख यहाँ पे लिखा है ना। तो पुगा वैली में अभी तक तो जियोथर्मल एनर्जी का पावर प्लांट नहीं लगा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमने अखबारों में पढ़ा था, न्यूज़ में पढ़ा था कि 1000 से 2000 के आसपास की बिजली वहाँ पे पैदा की जा सकती है अगर उसको सही तरीके से हार्नेस किया जाए। अभी हम सोलर एनर्जी को हार्नेस करने की बात कर रहे थे। तो सोलर एनर्जी न सिर्फ हम फोटोवोल्टाइक सेल्स के ज़रिए, पैनल्स के ज़रिए बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हम सोलर कुकर्स भी इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक डिश एंटेना जैसा बड़ा सा एक कुछ डिश एंटेना जैसे रखे होते हैं जिसमें रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, और उससे जो है वो गर्मी हासिल करके उससे पानी गर्म किया जाता है, और उस पानी के स्टीम पर खाना पकाया जाता है। बहुत सारे जगहों पर कम्युनिटी किचन से बड़े बड़े किचन्स वहाँ पर इस तरह की ये लगाए गए हैं, प्लांट्स लगाए गए हैं जिससे सोलर के ज़रिए से खाना पकाया जाए मास प्रोडक्शन के लेवल पे। इसके अलावा हमारे घरों के लिए भी छोटे छोटे ऐसे डिश एंटेना जैसे रिफ्लेक्टर्स हमारे लिए मिलते हैं, करेडा वाले देते हैं। उसमें पानी वगैरह गर्म किया जा सकता है, उसमें दाल पकाई जा सकती है, ऐसे डिश एंटेना की तरह से होता है, और बीच में एक लोहे का एक स्टैंड जैसा होता है, उसमें हम रखते हैं। ओके। इसके अलावा रोटी पकाने के लिए भी सोलर कुकर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे लद्दाख की अगर हम स्पेशली बात करें, हमारे करगिल में पिछले साल से कुछ ये सोलर एप्रिकॉट ड्रायर्स, वेजिटेबल ड्रायर्स भी इशू हुए हैं, जिसके ज़रिए से सोलर हीट के ज़रिए से हम क्या करते हैं, एप्रिकॉट और वेजिटेबल्स को बहुत जल्दी सुखा सकते हैं, और सर्दियों में भी उनको सुखा सकते हैं। ओके। अच्छा, उसके बाद है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होती है? टाइड्स यानी समंदर का जो पानी है ना, वो 15 दिन चढ़ता रहता है और 15 दिन उठता रहता है। इसी तरह से जब चांद निकल रही होती है ना, तो वो टाइड ऊपर चढ़ता रहता है, और फिर उसके बाद चांद डूब रहा होता है, वो नीचे नीचे उठता क्या कहते हैं, उतरता रहता है। तो इसको कहते हैं टाइड। ओके। टाइड उठता भी है और उतरता भी है, दिन के कुछ हिस्से वो ऊपर चढ़ता है, फिर कुछ हिस्से नीचे उतरता है। ओके। तो ये जो टाइडल एनर्जी है, इसके ज़रिए से भी बिजली पैदा की जाती है। कुछ मशीनें बनाई गई हैं जिनको समंदर में ऐसे डाल के रखा जाता है समंदर के किनारे। जब टाइड ऊपर चढ़ती है तो वो ऊपर चढ़ते हुए उनमें जो पंखे होते हैं उनको घुमाती है, और टाइड जब नीचे जाती है तो नीचे जाते हुए भी वो पंखों को घुमाते हैं। तो इस तरीके से उससे एनर्जी मिलती है। ज़्यादातर बड़े कंट्रीज़ कौन से हैं? रशिया, फ्रांस, और हिंदुस्तान में गल्फ़ ऑफ कच्छ गुजरात का कोस्टल इलाका है, वहाँ पर टाइडल
मिल फार्म्स लगे हुए हैं। अच्छा, बायोगैस एक और ऑर्गेनिक वेस्ट से निकलने वाली गैस है जिसको हम घरों में भी लगा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे घर में जो गाय का गोबर वगैरह निकलता है उसको पानी में घुला के उसको एक ज़मीन के अंदर एक टंकी बनी होती है, ठीक है? जिस तरह हमारे सेप्टिक टैंक्स बने हैं इसी तरीके का एक टंकी बनी होती है, एक साइड से उसमें खाद को डाला जाता है, गोबर को डाला जाता है, थोड़ा पानी में घुला के लिक्विड करके, सेमी लिक्विड करके, तो वो उस टंकी में पड़ा रहता है। कुछ टाइम के बाद उसमें जो है वो सट जाती है और उसमें से गैस निकलता है और वो गैस जो है हम क्या करते हैं उसको पाइप के ज़रिए से अपने घर में कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने सुना है हमारे करगिल में कुछ लोगों ने ये प्लांट्स लगाए हैं और उनको जो है एलपीजी गैस खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने खुद सुना था कि हमारे यहाँ बाग खुमैनी में किसी ने लगाया था अपने ही खर्चे पर और वो हमने सुना था कि वो एलपीजी सिलेंडर नहीं खरीदता क्योंकि उसको इसी बायोगैस से जो है क्लीन फ्यूल मिलता है, ठीक है? तो ये एक्सरसाइज ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। इसमें हमने पढ़ा रिसोर्सेज के बारे में, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में और हमने ये पढ़ा कि पावर किस किस रिसोर्स से, एनर्जी किस किस्म के रिसोर्स से हम हासिल करते हैं और उसमें हमने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों तरीके पढ़े। हमने देखा कि कन्वेंशनल रिसोर्स पर, एनर्जी के रिसोर्स पर हम ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं तो उसके रिसोर्सेज जो है वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं और पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। इसीलिए अब जो है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के ऊपर हम ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। ओके, तो इसके आगे यहाँ पर एक्सरसाइजेस हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से हल करेंगे और हल करके अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके नोट्स जो है मैं आपको अलग से ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।